हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। आज हम सभी एनटीए यूजीसी नेट का पेपर 1 जो सभी के लिए कॉमन पेपर होता है, उसके यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, दैट इज शिक्षण अभियोगिता। तो आज टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम सभी देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अभी विजन सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वहां आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पीडीएफ्स एवं इम्पॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि यदि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहां आपको इसका पीडीएफ फाइल अवेलेबल मिलेगा। ये मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? ऑप्शन ए है अधिगम का प्रतिमान, ऑप्शन बी है निर्देशात्मक प्रतिमान, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, उसके बाद अपने से आंसर को देने की कोशिश किया कीजिए। क्वेश्चन को कंसंट्रेशन के साथ रीड करें, उसके बाद ही आंसर देने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, यदि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हमारे द्वारा बनाई गई अन्य वीडियो को नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं, और उसके बाद आप टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान ए और बी दोनों है, दैट इज अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान। ये दोनों कक्षा शिक्षण का बेसिक मॉडल है, तो याद रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए है शिक्षण में वास्तविक रुचि, ऑप्शन बी है छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, ऑप्शन सी है विषय का ज्ञान, ऑप्शन डी है अच्छी अभिव्यक्ति। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषय का ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? उस व्यक्ति को सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है शिक्षण सिर्फ एक कला है, ऑप्शन बी है शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, ऑप्शन सी है शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट नहीं है वो बताना है। क्या शिक्षण सिर्फ एक कला है?
क्या शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है? ऑप्शन सी में दे रखा है शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। ऑप्शन बी है निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना। ऑप्शन सी है शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलीकृत रखना, रिलैक्स्ड रखना। ऑप्शन डी है कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। यह शिक्षक में सबसे वांछित कौशल होता है कि जो टीचर कह रहा है उसकी बात को एक स्टूडेंट अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ले, समझ ले। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में लेवल ऑफ टीचिंग दिया हुआ है, शिक्षण का स्तर, और सूची सेकंड में उसके मुख्य प्रस्तावकों का नाम दिया हुआ है। फर्स्ट है स्मृति स्तर, सेकंड है ग्रहण शक्ति स्तर, थर्ड है विचारशील स्तर, और सूची सेकंड में प्रस्तावकों का नाम दे रखा है जिसमें फर्स्ट है हर्बर्ट, सेकंड है मॉरिसन और थर्ड है हंट। आपको सही कूट का चयन करना है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? हमने आप सभी को शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में पढ़ा रखा है। टीचिंग के डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिनमें फर्स्ट होता है मेमोरी लेवल जिसे हम लोग स्मृति स्तर कहते हैं। सेकेंड होता है अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर जिसे हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल के नाम से जानते हैं। और थर्ड होता है चिंतन या विमर्शी स्तर जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्टिव लेवल कहा जाता है। और यह भी बता रखा है कि इन तीनों लेवल के मुख्य प्रस्तावक कौन है। तो आपने अगर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर उन वीडियो को देखें, तब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। फर्स्ट का 1 स्मृति स्तर के जो मुख्य प्रस्तावक हैं वो हैं हर्बर्ट। स्मृति स्तर को इंग्लिश में मेमोरी लेवल के नाम से जाना जाता है और शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हर्बर्ट हैं। ये हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये पूछे गए हैं। सेकेंड है ग्रहण शक्ति स्तर जिसे हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं, इसके मुख्य प्रस्तावक है मॉरिसन। थर्ड है विचारशील स्तर जिसे रिफ्लेक्टिव लेवल के नाम से जाना जाता है और इसका एक और नाम है चिंतन या विमर्शी स्तर इसे कहा जा सकता है और इसके मुख्य प्रस्तावक है हंट। यानी फर्स्ट का 1, सेकेंड का 2 और थर्ड का 3 होगा। इसका करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखेंगे आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? बताइए।
अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दिया होगा तो मैंने अभी तुरंत आपको इसका आंसर बताया है, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को अपने से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आपको बताना है कि शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही सीक्वेंस क्या है, सही क्रम क्या है, पहले कौन सा आता है, पहले कौन सा स्तर आता है। ए में दे रखा है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। बी है बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर। सी है चिंतनशील स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर। या फिर डी स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, बोध स्तर। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बताइए, गेस कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। पहले मेमोरी लेवल आएगा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल। तो शिक्षण के ये 3 स्तर होते हैं जिसका सीक्वेंस क्या है, स्मृति स्तर, उसके बाद बोध स्तर, उसके बाद चिंतनशील स्तर। इंग्लिश में मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। याद रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन के माध्यम से भी आप चीजों को याद रख सकते हैं, सिर्फ ध्यान देने की आवश्यकता है, गौर करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। बताइए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी है संस्थान, ऑप्शन सी है शिक्षार्थी, या फिर ऑप्शन डी माता पिता, पेरेंट्स। बताइए, हमने इसको भी पढ़ा रखा है कि कौन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कौन डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और कौन इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 3 प्रकार का चर पाया जाता है, जिसमें कौन कौन से हैं बताइए। फर्स्ट है स्वतंत्र चर, जिसे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं। सेकेंड है आश्रित चर, जिसे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं। और थर्ड है इंटरवीनिंग वेरिएबल, जिसे हम लोग हस्तक्षेप चर के नाम से जानते हैं। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 3 प्रकार के चर पाए जाता है, हमने आपको बताया है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उसे प्लेलिस्ट में देखें, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, शिक्षक। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में कार्य करता है, आप सभी को याद रखना है। और शिक्षक छात्रों को यथासंभव पूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों और गतिविधियों में व्यस्त रहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो मेथड है जिसे प्रत्येक शिक्षक के द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक, एनालिटिकल सिंथेटिक। ऑप्शन बी है संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक, सिंथेटिक एनालिटिकल। ऑप्शन सी है केवल विश्लेषणात्मक, ओनली एनालिटिकल। ऑप्शन डी है केवल संश्लेषणात्मक, ओनली सिंथेटिक। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक। ये एक ऐसी विधि है जिसे प्रत्येक शिक्षक के द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ मिलान करना है। सूची फर्स्ट में शिक्षण सूत्र दे रखा है, टीचिंग फॉर्मूला है,
और सूची सेकंड में मुख्य प्रतिपादकों का नाम दिया हुआ है। फर्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर, जिसे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है स्व अध्ययन। थर्ड है भावना का प्रशिक्षण। और सूची सेकंड में मुख्य प्रतिपादकों का नाम है, फर्स्ट है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की ओर जाना, सेकंड डाल्टन, थर्ड है मोंटेसरी और फ्रोएबल। तो आपको मैच करना है और इनमें से सही कुट का चयन करना है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बताइए। तो फर्स्ट का करेक्ट मैच हो जाएगा, फर्स्ट ही होगा, पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक और जाना। सेकंड का करेक्ट मैच जो होगा वो होगा डाल्टन, सेकंड का सेकंड ही हो जाएगा। और थर्ड का जो करेक्ट मैच होगा वो होगा मोंटेसरी और फ्रोएबल, और थर्ड का थर्ड ही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड और थर्ड का थर्ड। पूर्ण से अंश की ओर, ये एक शिक्षण सूत्र है। इसमें क्या कहा जाता है, गेस्टाल्ट या समष्टि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पहले पूर्ण संज्ञान होता है और बाद में उसके अंशों का। पहले हम वृक्ष को देखते हैं और फिर उसकी तना, शाखाएं या पत्तों को देखते हैं। गेस्टाल्ट जैसे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि पहले हम पूर्ण को देखते हैं, उसके बाद अंशों को। और इसका एग्जाम्पल वो एक ट्री के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ट्री का एग्जाम्पल देते हुए वे कहते हैं कि पहले हम वृक्ष को देखते हैं, उसके बाद हम उसकी तनाओं को, उसकी शाखाओं को और उसके पत्तियों को देखते हैं। कहने का भाव यह है कि शिक्षण में पहले विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने रखा जाता है और फिर धीरे धीरे उसके विभिन्न भागों के विषय में ज्ञान दिया जाता है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है एक शिक्षक के द्वारा? क्योंकि यदि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पहले शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और फिर धीरे धीरे पार्ट पार्ट करके उसके विषय में ज्ञान दिया जाएगा, तो इससे शिक्षण ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। इससे शिक्षण ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। स्व अध्ययन के मुख्य प्रतिपादक हैं डाल्टन, आप सभी याद रखेंगे, और भावना का प्रशिक्षण के साथ जुड़े हुए हैं मोंटेसरी और फ्रोएबल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखेंगे आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? ऑप्शन ए है यह एक कला है, ऑप्शन बी है यह एक विज्ञान है, ऑप्शन सी है यह विज्ञान एवं कला दोनों है, ऑप्शन डी है यह न तो कला है और न ही विज्ञान है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बताइए। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दे पाएंगे। जो नहीं भी पढ़े होंगे वो भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। टीचिंग के नेचर के बारे में पूछा गया है कि टीचिंग का नेचर कैसा होता है, या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए या उसके फीचर्स कह लीजिए, बात एक ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह विज्ञान एवं कला दोनों है। मैंने पहले भी बताया है, पिछली क्लास में मैंने बताया है इसको कि टीचिंग इज ए साइंस एज ऑलवेज एन आर्ट। टीचिंग विज्ञान के साथ कला भी है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है?
आपको बताना है कि इनमें कौन सा वो क्रम है जो टीचिंग के 3 लेवल को शो कर रहा है। फर्स्ट है शिक्षण का स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। शिक्षण का बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। थर्ड है शिक्षण का चिंतनशील स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। फोर्थ है शिक्षण का पेडागोजिकल स्तर, पेडागोजिकल लेवल। आपको बताना है कि इनमें से 3 स्तर कौन है शिक्षण के। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इस बात का जिक्र किया है, इस क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया है और आपको एक्सप्लेन करके भी समझाया है कि टीचिंग के कौन कौन से 3 लेवल होते हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यदि आप पढ़ रहे होंगे तो आपको मजा आ जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और यदि आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे तो वो आप पर है, आपका लाइफ है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। शिक्षण के 3 ही स्तर होते हैं, शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर और शिक्षण का चिंतनशील स्तर। शिक्षण का पेडागोजिकल स्तर नहीं होता है, ये नहीं है, शिक्षण के 3 स्तरों में ये नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। ऑप्शन बी है यह प्रशिक्षण केंद्रित होती जा रही है। ऑप्शन सी है यह समूह केंद्रित होती जा रही है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मैं उन सारों को करवाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि वे सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाएं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि यूट्यूब की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। शिक्षण में मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि टीचिंग जो है वो शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। इसी को हम लोग एंड्रागोजिकल अप्रोच कहते हैं। लर्नर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग बनती जा रही है। इसे हम एंड्रागोजिकल अप्रोच के नाम से जानते हैं, जिसमें एक शिक्षार्थी जो है वो स्वयं पर आश्रित होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। शिक्षक के माध्यम से उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, बल्कि एक शिक्षार्थी स्व अध्ययन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, वो आत्मनियंत्रित होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है, तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने तुरंत बताया है, आप गेस कीजिएगा। ऑप्शन ए है पेडागोजिकल, ऑप्शन बी है एंड्रागोजिकल, ऑप्शन सी है दूरस्थ शिक्षा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है, तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का एंड्रागोजिकल। जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग एंड्रागोजिकल शब्द का प्रयोग करते हैं। एंड्रागोजिकल अप्रोच के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं। एंड्रागोजिकल अप्रोच के अंतर्गत शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होते हैं, या आप कह लीजिए कि शिक्षार्थी आत्मनियंत्रित होते हैं और वे स्वयं उत्तरदायी माने जाते हैं।
शिक्षार्थी का हित केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी विवेचना में भी निहित है। और इसके अंतर्गत शिक्षार्थी सीखने की गति को भी स्वयं निर्धारित करता है कि कितना स्पीड से वो सीख पा रहा है, कितना जल्दी वो सीख पा रहा है, क्योंकि शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित है, वे सेल्फ डायरेक्टेड है। शिक्षक का कार्य सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सुगम वातावरण तैयार करना है, लेकिन इस दृष्टिकोण के अंतर्गत शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षक पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि स्व अध्ययन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है एंड्रागोजिकल अप्रोच के अंतर्गत। जबकि पेडागोजिकल अप्रोच के अंतर्गत क्या होता है? पेडागोजिकल अप्रोच के अंतर्गत शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से शिक्षक पर आश्रित रहता है, और यह तय करना पूर्ण रूप से शिक्षक का दायित्व होता है कि क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। बच्चों को क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है, इसका दायित्व पूर्ण रूप से शिक्षक पर होता है, और शिक्षक ही छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं पेडागोजिकल अप्रोच के अंतर्गत। तो ये दोनों अप्रोच को आप याद रखिएगा, एंड्रागोजिकल और पेडागोजिकल। ये टीचिंग के दो बेसिक मॉडल्स हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए एंड्रागोजिकल अप्रोच और पेडागोजिकल अप्रोच टीचिंग के दो बेसिक मॉडल्स हैं। इन मॉडल्स को आप पढ़ लीजिए, और मैंने डिटेल में इनके बारे में अपनी वीडियो के अंतर्गत बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए? ऑप्शन ए है विशिष्ट स्पेसिफिक, ऑप्शन बी है नमूदार ऑब्जर्वेबल, ऑप्शन सी है मापने योग्य मेजरेबल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगर आपको हिंदी वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश वर्ड देख लिया कीजिए। नमूदार का मतलब होता है ध्यान देने योग्य, जो गौर करने लायक हो, जो ध्यान देने योग्य हो, ऑब्जर्वेबल। तो निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या आप अपेक्षा करते हैं, छात्रों से क्या अपेक्षित है। आपको बताना है कि ऐसे उद्देश्य में कौन से लक्षण सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए है विशिष्ट स्पेसिफिक, ऑप्शन बी है ध्यान देने योग्य नमूदार। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ध्यान देने योग्य, पढ़ने योग्य या गौर करने योग्य आप बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेबल। ऑप्शन सी है मापने योग्य मेजरेबल, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऐसे उद्देश्यों में उपरोक्त सभी लक्षण पाए जाने चाहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? डायनेमिक इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए है शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। ऑप्शन बी है शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। ऑप्शन सी है दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कैसे क्रैक कीजिएगा यूजीसी नेट? आपको ध्यान देना है, कंसंट्रेशन रहना है, क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना ही बेटर है। पढ़ाई में आप 100% दीजिए, सफलता जरूर हासिल होगी, घबराने की बात नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शिक्षक एक स्वतंत्र चर होता है और छात्र आश्रित चर है। मैंने बताया आपको पहले भी कि टीचर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और छात्र आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि छात्र शिक्षक पर आश्रित होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसलिए इन्हें डिपेंडेंट वेरिएबल की श्रेणी में रखा गया है। और शिक्षक इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए इन्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की श्रेणी में रखा गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है। शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर है जो कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? ऑप्शन ए है स्मृति स्तर, ऑप्शन बी है चिंतनशील स्तर, ऑप्शन सी है बोध स्तर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बताइए। आपको तो हमने बताया है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन एग्जाम में। अब प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे। इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको एक एक चीज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंतनशील स्तर। शिक्षण का चिंतनशील स्तर सबसे उच्चतम स्तर होता है और यह स्मृति स्तर और ग्रहण शक्ति स्तर दोनों इसका आधार है। दोनों इसका आधार है। किसका? चिंतनशील स्तर का। मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल के बेस हैं और चिंतनशील स्तर को समस्या केंद्रित दृष्टिकोण कहा जाता है। यह भी बात आप याद रखिएगा। चिंतनशील स्तर को समस्या केंद्रित प्रॉब्लम सेंट्रिक व्यूज कहा जाता है और कक्षा का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र होता है, ओपन एंड इंडिपेंडेंट होता है। इसमें चिंतनशील स्तर में कक्षा का वातावरण ओपन और इंडिपेंडेंट होता है, खुला और स्वतंत्र होता है। तो याद रखेंगे आप सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है। ऑप्शन ए है एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश। ऑप्शन बी है शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। ऑप्शन सी है विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना या शोध प्रबंध। ऑप्शन डी है शिक्षा के स्तर को अर्हता प्राप्त करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना ही पाठ्यक्रम का अर्थ होता है। याद रखेंगे आप सभी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी एफर्ट और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट भी करें। आप अपने ओपिनियन को कमेंट करें, आप अपने सजेशन को कमेंट करें, या अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके लाइक और कमेंट के माध्यम से ही हम मोटिवेट होते हैं और
हमें पता चलता है कि हम आपको बेनिफिशियल वीडियो प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं, या जो विषय वस्तु, जो कंटेंट हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है कि नहीं, वो हम लाइक और कमेंट के आधार पर ही तय करते हैं। इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हो, और ये वीडियो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आवश्यक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।